नाज़रीन, जब गजा पर बम बरस रहे थे उसी लम्हे दुबई में मुआहदे दस्तखत हो रहे थे। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। जब मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की जा रही थी तभी तल अवीव में सिफारत खाने खोले जा रहे थे। फलस्तीनी मदद के लिए पुकार रहे थे मगर अरब हुक्मरान खामोश तमाशाई बने रहे। हाँ भाई हाँ। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। तुम भी पहले जाओ कि हम सिर्फ फलस्तीन को याद ना करें, कुछ अमली तौर पे करें, बस ज़बानी जमा कर से आगे बढ़ें। ठीक है, दोबारा इसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अब नहीं तो कब ज़मीर जागेगा मुसलमानों का? आप हमें बताइए ना। क्योंकि जब तक हम अपनी तरजीहात तय नहीं करेंगे तब तक नेतन्याहू जैसे लोग हमारी तारीख लिखते रहेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और तारीख गवाह है, फलस्तीन को तन्हा छोड़ा गया। मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। असीम मुनीर ने इस्लाम के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। फिजा चीख चीख के बोल रही है कि मुसलमान दोगले हैं। हाँ भाई हाँ। मुसलमानों से ज्यादा इस दुनिया में कोई दोगला नहीं है। हाँ भाई हाँ। सारे मिडिल ईस्ट को ये दोगला बोलने में लगी हुई है। और नहीं तो क्या, इन कन्वर्टेडों को ज्यादा दर्द होता है असलियों से, समझ रहे हो? दोगलेपन के अंदर तो आसमानी कौम जनजाति माहिर होती है, ये तो इनके डीएनए में होता है। कैसे? इसका सबसे बड़ा सबूत फिजा ये भी देख लो तुम। A few moments later. अब बताओ इससे बड़ी दोगली कौम होगी कोई? नहीं। एक तरफ तो ये बॉयकॉट चला रहे हैं और दूसरी तरफ उसी कंपनी का माल खाने के लिए आपस में लात घूसे चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तुमसे ज्यादा बेगैरत और दोगले और कहाँ मिलेंगे बताइए? और ये फिजा खलीफा इजराइल पे इतना गुस्सा कर रही है तो भाई इजराइल तो एक कदम आगे चला गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जिसमें इसराइल की कार्रवाइयाँ इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। इससे पहले तेहरान को बेलाग निशाना बनाया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से और अब दमिश्क यानी शाम में अटैक किया गया इसराइल की जानिब से और इसके लिए बहाना दुरूस कम्युनिटी को बनाया गया है। इसके अलावा तुर्की की जानिब से भी इंतबाह किया गया है इसराइली कार्रवाइयों के बाद। पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान सिर्फ मजम्मत ही करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से पकड़े हुए डॉलर, बहुत सारे रुपए, मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने, क्योंकि वही तो चलाते हैं पाकिस्तान को, तो मजम्मत ही करे हुए तुम। तारीख 15 सितंबर 2020, मुकाम व्हाइट हाउस वाशिंगटन DC और सालिस रियासत मुत्तहिदा और दस्तखत कुनंदगान अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान और बिन्यामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप विटनेस, फरीक इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान, मराकश ने भी इसी राह पर कदम रखे। इन ममालिक ने इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे किए, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाया और इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया, मगर किसी ने भी फलस्तीनी आजादी या इसराइली कब्जे के खात्मे को शर्त नहीं बनाया। मकसद ही नहीं था, प्रायोरिटीज में था ही नहीं। इसराइल को नॉर्मलाइज करके फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़का गया और इसराइली जारियत को नजरअंदाज करके ताल्लुकात का जवाब पैदा किया गया। हर मुल्क ने इस मुआहदे में कुछ ना कुछ हासिल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे मिले, मराकश मगरबी सारा पर अमरीकी हिमायत हासिल हुई और सूडान की बात करूं तो दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाला गया और नेतन्याहू उसने तो वो सब कुछ हासिल कर लिया जो दहाइयों से इसराइली क़यादत चाहती थी और वो था अरब दुनिया की खामोश रजामंदी। देखा फिजा, मैं तो क्या ही बोलूं, आज तो तुम ही खुद ही तुम्हारे ईमान वाली कौम को खुद ही एक्सपोज करने लगी हो। जितने भी मुल्कों के तुमने नाम लिए ये सब तुम्हारे ईमान वाले ही मुल्क थे, सब बिक गए। किस पे बिक गए? खजूर पे। ऐसे तुम्हारा आर्मी चीफ भी बिक गया। किस पे बिक गया? खजूर पे। अभी तो गाजा का और अच्छे से बाजा बजाएंगे। जब तक हमास खत्म नहीं हो जाएगा तब तक गाजा का बाजा बजता रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाह भाई वाह। और गाजा का बाजा बजाने के बाद में इजराइल सीरिया का बाजा बजाएगा, फिर लेबनान का बजाएगा, फिर टर्की का बजाएगा और इराक तो उसके निशाने पे है ही। लेकिन सेठी साहब, मकसद समझना ज़रूरी है कि इसराइल इन कार्रवाइयों के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है? ये ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा है या वाकई दुरूस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है इसराइल? नहीं, देखिए दोनों चीज़ें हैं। दुरूस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है, उसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
मगर इससे जो लार्जर क्वेश्चन है कि इसको एक एग्जाम्पल बना के, एक इंसिडेंट हुआ है जिसको एग्जाम्पल बना के इसराइल ने इंटरवेंशन की है, और मगर इंटरवेंशन जो है वो उसका इरादे जो है वो बहुत बुलंद है, बड़े दूसरे किस्म के इरादे हैं। तो एक चीज को ट्रिगर करके अचीव अ बिगर एजेंडा। उसने फलस्तीन की जमीन का 1 इंच दिए बगैर अरब हुक्मरानों से हाथ भी मिलाया और तस्वीरें भी खिंच। दुनिया ने उसे अमन की पेशरफ्त करार दिया, मगर फलस्तीनी अवाम ने इसे धोखा और गद्दारी कहा। बिल्कुल ठीक कहा। नेतन्याहू जानता था ये सिर्फ सियासी चाल नहीं है बल्कि नफसियाती जंग है। वो चाहता था कि अरब हुक्मरानों की मुस्कुराहटें पूरी मुस्लिम दुनिया को ये मैसेज दें, ये पैगाम दें कि अब फलस्तीन खुदा न ख्वास्ता माजी की बात है, और एक समय के बाद में पाकिस्तान भी माजी की बात हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। और तुमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा, तुमसे ज्यादा बेहया कौन होगा? एक सेकंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमको पड़ी है गजा की, जो तुमसे 1000-1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम्हारे मुल्क के अंदर तुम्हारे बाशिंदों को चीनी नहीं मिल रही है। चीनी 300 रुपए किलो पहुंच गई है पाकिस्तान में, लेकिन इस बंदी को उनकी टेंशन नहीं है, इसको टेंशन हो रही है गजा की। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। कब हो गया ये? मजीद महंगा करके आवाम की जो है चमड़ी निकालते हैं। हमारी जान ही है जो सस्ती है, हमारा खून ही है वो सस्ता है, बाकी दिन ब दिन रोजाना हर एक चीज पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर में चीनी हो रही है। और सबसे कमाल की बात है पाकिस्तान के अंदर चीनी नहीं है, और चीनी इंपोर्ट करना चाहता था पाकिस्तान, तो IMF ने मना कर दिया। ये बोला कि अगर तुमने चीनी मंगाई बाहर से, लेकिन उसकी कोई सब्सिडी तुम पब्लिक को नहीं दोगे, जिस भाव से चीनी आ रही है उस भाव से बेचना पड़ेगा। यानी अभी 300 रुपए किलो बिक रही है और सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट, तो 400-500 रुपए किलो चीनी पहुंच जाएगी। हुकूमत ने बहरान से निपटने के लिए चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया था, मगर अब IMF ने इंपोर्टेड चीनी पर टैक्स छूट से इनकार कर दिया है, जिसके बाद चीनी की दरामद का फैसला वापस होने का इम्कान है। लेकिन हकीकत यह है कि बहरान मसनूई तौर पर पैदा किया गया। पहले बरामद करके किल्लत पैदा की गई, अब दरामद करके मखसूस हलकों को फायदा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत जब तक आम आदमी की नहीं होगी, हुकूमत होती नहीं, ये जमहूरियत है ही नहीं। हम बेशर्म और ढीठ लोग हैं जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जमहूर है का मतलब है अवाम, अपने आप पे शर्म आती है। जमहूरियत, अवाम, रियाया को अवाम कहते हैं। पहला टीवी एंकर, खामोशी से सुनना मेरी बात, नर का बच्चा आपको बता रहा है ये बात। इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। अब वक्त है कि हम सिर्फ फलस्तीन को याद ना करें, कुछ अमली तौर पे करें, बस ज़बानी जमा कर से आगे बढ़ें, दोबारा इसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अब नहीं तो कब ज़मीर जागेगा मुसलमानों का? क्योंकि जब तक हम अपनी तरजीहात तय नहीं करेंगे तब तक नेतन्याहू जैसे लोग हमारी तारीख लिखते रहेंगे, और तारीख गवाह है फलस्तीन को तन्हा छोड़ा गया। फलस्तीन को तना किसने छोड़ा? जो वहाँ के अरबी मूल निवासी है उन्होंने छोड़ा। क्यों छोड़ा? खजूर के लिए, डॉलर के लिए। तुमने भी तो छोड़ दिया। तुम्हारे कितने पाकिस्तानी गजा में जाके इजराइल के साथ में जंग किए हैं? बताओ मुझे, एक भी पाकिस्तानी गया हो तो बता दो। बस हमारे दिल में दर्द है, ये है वो है। तुम खुद यहाँ पे पार्टियां करते रहे हो। तुमने अभी बकरा ईद आई तो बकरे काट के खाए पूरे पाकिस्तान में। गजा के बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन तुम कुर्बानियां कर रहे हो। और फिर जब तुमने भी किया होगा कुछ ना कुछ तो कुर्बान। मतलब कितनी बेगैरती है। और गालियां किसको दे रही है? सऊदी अरब वालों को। भाई वो ओरिजिनल मुसलमान है, तुम कन्वर्टेड हो। कम से कम इस बात का तो लिहाज रखो कि वो असली वाले हैं। असली तुम नकली हो, कॉपी हो। तुम मुसलमानों की फर्स्ट कॉपी हो। तुमको उतना भाव नहीं मिलता है जितना भाव उनको मिलता है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज गजा एक मक्तलगाह बना हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाला सिलसिला, और आज की तारीख देख लें 18 जुलाई 2025। 2 साल होने को हैं। इसराइल की बर्बरियत में 58,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 58,000 से ज्यादा। हफीजा ने सारे आंकड़े तो गिना दिए, लेकिन हिपोक्रेसी देखिए इस बंदी की। इस बंदी ने ये तो कहा कि 7 अक्टूबर से चालू हुआ, लेकिन चालू किया किसने? ये इसके मुंह से एक बार भी अल्फाज नहीं निकला। जो यहूदी मारे गए 1200 से भी ज्यादा, उन यहूदियों के बारे में एक शब्द नहीं निकला। क्यों? वो किसी के बाप नहीं थे, किसी की माँ नहीं थी, किसी के बच्चे नहीं थे। क्या नहीं थे वो? क्या वो इंसान नहीं थे? लेकिन इसको दिखते हैं सिर्फ गजा के बच्चे। यहूदियों के तो बेचारों के बच्चे ही नहीं है ना। अब इतने दोगले क्यों? तुम शर्म हया कुछ है तुम्हारे अंदर, या सब बेच खाई है? अरब नौजवान जो भी फलस्तीन की आज़ादी को अपना मिशन समझते थे, अब इसराइली कंपनियों में मुलाजमत कर रहे हैं, और मुलाजमत करके अपनी तरक्की का जीना समझ रहे हैं उस मुलाजमत को। और मस्जिद अक्सा की जो आहो बका है वो यकीनी तौर पे दबती हुई दिखाई दे रही है। आलमी मीडिया की रौनक बन गए जो नॉर्मलाइजेशन के सेमिनार्स हैं। अब ये सवाल हम सब से है,
मुझसे भी है, आपसे भी है, सबसे भी। मैं तो सवाल उठा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ? क्या हम भी खामोश तमाशाई बने रहेंगे? और इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी अगर इजराइल सऊदी अरब के कुछ लोगों को, खासतौर से फिलिस्तीनियों को, वेस्ट बैंक वालों को कोई जॉब दे रहा है, कोई काम पे रख रहा है, उससे भी इस बंदी को तकलीफ है कि वो अपना असली मकसद भूल गए, गजा को याद करवाना। अगर आज हमने फ़लस्तीन को फरामोश कर दिया तो कल हमारी तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। फ़लस्तीन को याद रखना, उसकी हिमायत करना, उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करना, ये सिर्फ सियासी अमल नहीं है बल्कि ईमान का हिस्सा है। बतौर मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमानी फ़र्ज़ है, ये हमारा एक इम्तिहान है, मुस्लिम उम्मा का, उम्मत मुसलमा के ज़मीर का इम्तिहान है। और इस बार तारीख लिखने से पहले हमें ये तय करना होगा कि क्या हम ज़मीर के ज़िंदा लोग हैं या फिर खामोश सौदागर हैं। सौदागर तो तुम काहे के हो, तुम मुर्दे हो, मुर्दे। मरे मुर्दे भी तुमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें भी कभी कभार हलचल हो जाती होगी अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर, लेकिन तुम तो उससे भी ज़्यादा मरे मुर्दे हो। कुछ नहीं है तुम्हारे बस का। हिंदुस्तान तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे 9 एयरबेस उड़ा के आ गया, तबाह करके आ गया, बर्बाद करके आ गया, तुम्हारे आतंकी अड्डों को POK के अंदर उड़ा के आ गया, तुम्हारे वहाँ 100 से भी ज़्यादा तुम्हारे आतंकी ढेर हो गए। और तुमने क्या किया? फेक न्यूज़ें चलाई, फर्जी खबरें चलाई, प्रोपेगेंडा चलाया कि हमने दिल्ली में अटैक कर दिया, हमने बिहार में अटैक कर दिया, हमने पूरा राजस्थान को तबाह कर दिया, हिंदुस्तान की 75% बिजली हैक कर ली, हिंदुस्तान के डैम हैक कर लिए। तुम लोगों ने सिर्फ फर्जी खबरें चलाई, कुछ नहीं किया, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। वाह भाई वाह। खैर बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि बंटी भाई फिजा को मिस कर रहे हैं, तो मेरे को भी लगा चलो भाई कहीं ना कहीं से फिजा की व्यवस्था करते हैं, फिजा आप लोगों के लिए लाई जाए। मान नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया हूँ भाई इसको। नोटी नोटी। अब मैंने तो अपनी तरफ से वीडियो बना दिया, अब आप फिजा को संभालिए, ये आपके हवाले है। और आप जो बोलना चाहते हैं फिजा को, वो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट में आप भी फिजा को लतिया सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। नोटी नोटी। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।